यूपी के बाकी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। अभी 4 जिलों के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। नोएडा में सोमवार से खुलेंगी सभी दुकानें और बाजार। कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। जिम, स्पा सेंटर और मॉल को छूट नहीं मिली है, तो फिलहाल जिम बंद रहेंगे, स्पा सेंटर्स बंद रहेंगे, मॉल भी बंद रहेंगे इन जगहों पर। और ऐसे में जो 4 जिले हैं वहां छूट अभी नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली है, जिसमें कि लखनऊ, सहारनपुर भी शामिल है, गोरखपुर भी है और मेरठ। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां कोई छूट नहीं है। नोएडा में सोमवार से खुलेंगी ये सभी चीजें। कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। तो जिम, स्पा सेंटर और मॉल को छूट नहीं मिली है। ज्यादा भीड़-भाड़ इकट्ठा करने पर मना है और ऐसे में इन जगहों को अभी छूट नहीं मिली है। यूपी के बाकी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। इससे पहले 64 जिले ऐसे थे जहां पर छूट दी गई थी और 20 से ज्यादा जिले ऐसे थे जहां छूट नहीं दी गई थी। लेकिन अब 4 जिले ऐसे हैं जिनको छूट नहीं दी गई है, जिसमें कि लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं। यहां पर छूट नहीं दी गई है। जिम, स्पा सेंटर और मॉल अभी नहीं खुलेंगे। 4 जिलों के लोगों को राहत नहीं मिलेगी अभी। तो कोरोना के केसेस एक तरफ कम तो हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। यही वजह है कि जो 4 जिले हैं, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और सहारनपुर, यहां पर जब केसेस कम हो जाएंगे, 600 के नीचे आने लगेंगे मामले, उसके बाद ही छूट दी जाएगी। नदीम सैफी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, विस्तार से बताएं कि कहां पर पाबंदी है और कहां छूट होगी, क्योंकि अब 7 जून को जिस तरीके से देखा जा रहा था, हर किसी को आस है कि बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। तो विस्तार से बताएं कि कहां बंद है और कहां खुल गया है। जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, बताना चाहता हूँ कि कल यानी सोमवार को सुबह 7 बजे से लेकर जो गौतम बुद्ध नगर में बाजार हैं और जो सभी दुकानें हैं वो एक बार जो है पुनः रूप से जो है शुरू की जाएंगी। इसके साथ साथ वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम है उनका विशेषकर जो है ध्यान रखना होगा। और जो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं उन्होंने सभी जो बाजार हैं और उनमें जो दुकानें हैं उनको छूट दी है। और जितने भी जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें जो है 50% जो स्टाफ है वो वहां पर उपस्थित हो सकेंगे। और सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में जो है कोविड हेल्प डेस्क बनाना जो है वो अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही जितने भी फैक्ट्रियां हैं और जितने भी जो कंपनियां और कारोबारी से जुड़ी जो चीजें हैं उन पर सभी जगह छूट दी गई है। हालांकि अभी जिम, कोचिंग सेंटर, स्पा और इन सभी जो चीजें हैं उनको छूट नहीं दी गई है। जी, नोएडा की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में किन किन चीजों को छूट है और किन को नहीं है? जी, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में जितने भी जो गैर जरूरी और जरूरी चीजों की जो दुकानें हैं उनको छूट दी गई है। इसके साथ ही जो कोचिंग संस्थान हैं, सिनेमा हैं और जो जिम है, स्विमिंग पूल है, क्लब और शॉपिंग मॉल हैं, वो अभी जो है यहाँ नहीं खुलेंगे। उनको थोड़ा सा भी और इंतजार करना पड़ेगा और जो ये अनलॉक की प्रक्रिया है कि धीरे धीरे जो है आगे जारी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के बाकी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। खास तौर पर बात अगर हम करें जिम और शॉपिंग मॉल, इन सारी चीज़ों की, तो अभी इनको छूट नहीं दी गई है। अभी समय है इनमें छूट को लेकर। लेकिन लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर, ये वो जिले हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू अब भी लागू है। तो यूपी में जिस तरीके से देखा जा रहा है, कोरोना कर्फ्यू बाकी जिलों से हटा दिया गया है और 4 जिलों में लोगों को छूट नहीं मिलेगी। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? 4 ऐसे जिले हैं जहां पर छूट नहीं मिली है अभी लोगों को, जिसमें कि लखनऊ भी है। कितने केसेस सामने आ रहे हैं लखनऊ में? फिलहाल क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर ही ऐसे जनपद बचे हुए हैं जहां पे
600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। फिलहाल अभी वहां आंशिक कर्फ्यू बरकरार रहेगा, लेकिन अन्य जनपदों में आंशिक कर्फ्यू को हटा लिया गया है। वहां पूरी तरह जनजीवन सामान्य करने की कोशिश हो रही है और जो मानक बनाए गए हैं सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक ही अनलॉक की स्थिति बनी हुई है। तो साफ तौर पर है कि जब इन 4 मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में 600 से कम सक्रिय केस होंगे तो वहां भी अनलॉक की स्थिति कर दी जाएगी, पूरी तरह उनको खोल दिया जाएगा बाजारों को। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जहां जहां सक्रिय केसेस ज्यादा हैं वहां पे अभी फिलहाल एहतियात बरता जाए, किसी प्रकार की लापरवाही न हो और टेस्टिंग जो है ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए ताकि कोरोना का जो भी संक्रमण है उसको ट्रैक किया जा सके। तो साफ तौर पर जिस तरीके से 3T का फार्मूला लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश को काफी हद तक कामयाबी मिली है और उसी का नतीजा है कि 4 जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों में अनलॉक की स्थिति हो गई है। चलिए अवनीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ा है। प्रदेश में अब तक लग चुकी है 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन। अब तक 31 लाख से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। 24 घंटे में 3 लाख टेस्ट किए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाया जा रहा है लोगों को। और जांच की अगर बात की जाए तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है अभी तक। तो उत्तर प्रदेश एक तरह से नंबर 1 पर है वैक्सीनेशन के मामले में, क्योंकि कई करोड़ों में लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। यूपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ गया है। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब तक 31 लाख से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगी है। 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। तो राहत की बात है एक तरह से, क्योंकि महामारी से लड़ने के लिए एकमात्र विकल्प सावधानी है, लेकिन इसके अलावा वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए भी। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? उत्तर प्रदेश एक तरह से नंबर 1 पर है वैक्सीनेशन के मामले में, जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है अभी तक। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वह करीब 2 करोड़ 23 लाख पहुंच गया है। और वहीं अगर युवाओं की बात करें तो 31 लाख से अधिक युवाओं को अब तक वैक्सीन लगाया जा चुका है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, उसमें सभी लोगों को मिलाकर। तो साफ तौर से अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वह काफी हद तक बेहतर स्थिति में है और उसी का नतीजा है कि लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार घटता जा रहा है। अगर बात करें बीते 24 घंटे की तो बीते 24 घंटे में नए मामले करीब 1100 आए हैं और अभी उत्तर प्रदेश में कुल 17,000 सक्रिय केस हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 9 के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और लगातार वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं और साफ तौर पे निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश को किसी भी तरीके से कोरोना के संक्रमण से मुक्त करना है। उसके लिए जितने भी एहतियात बरते जाए, जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में कम समय में कोरोना के मामले लगातार घटते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। इसके पहले उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि यूपी सरकार और संगठन इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। कैबिनेट में कई पद खाली हैं जिन्हें भरने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही समय पर निर्णय करेंगे। तो वहीं राज्यपाल से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद अब तक राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो सकी थी, इसलिए शिष्टाचार भेंट के नाते राज्यपाल से मुलाकात की है। राधा मोहन की राज्यपाल से मुलाकात की चर्चा ने यूपी में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को हवा दे दी है। राधा मोहन ने शनिवार रात पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ बैठक की। साहिया से मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई थी, उसी कारण से आज मैं उनसे मिलने गया था। ये मेरा औपचारिक
व्यक्तिगत में सरकार कोई बदलाव के आसार हैं ऐसा कुछ मानना नहीं। उत्तर प्रदेश में? सर ए के शर्मा बोलेंगे उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि घर के आगे से कार निकालने को लेकर यह विवाद हुआ। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। तो वहीं खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए हैं, जिसका एक वीडियो सामने आया है और आप देख सकते हैं वीडियो जहां जमकर मारपीट हुई है। मामूली विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश के इटावा में जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल इटावा जिला जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव को हूटर रैली निकालना भारी पड़ गया है। धर्मेंद्र यादव समेत उनके 200 समर्थकों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अलग अलग धारा और महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की कई टीमों को तलाश में लगा दिया गया है। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। कोविड की वजह से हुए लॉकडाउन में न केवल संक्रमण रोकने में कामयाबी मिली, बल्कि पर्यावरण में बहुत सुधार देखा गया है। पर्यावरण पर हुए अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के मुताबिक वाहनों के आवागमन और कंपनियों के बंद होने से प्रदूषण में काफी गिरावट आई है। लेकिन चिंता का विषय तो ये है कि ज्यादातर नदियों, तालाबों और नहरों में गंदगी के अंबार लगने से पानी प्रदूषित हुआ, जिस कारण जीवों और जैविक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण बहाली पर काम होने जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ साथ प्रदूषित करने वाले वस्तुओं पर थोड़ी रोक लगाई जा सकती है। अंबेडकर विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर नंद किशोर एस मौर्य ने पर्यावरण बदलाव पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर 10 साल में अलग अलग देशों से पर्यावरण बहाली पर काम किया जाता है। इस बार हम पड़ोसी देश को देख रहे हैं जो 2021 से 2030 तक पर्यावरण पर तरह तरह के आयोजन, रिसर्च और जन जागरूकता पर काम कर रहे हैं। पर्यावरण के बदलाव और सुधार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एक ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो भी पारिस्थितिकी में जो बदलाव आए हैं, छोटे बड़े या उससे भी काफ़ी भयानक स्वरूप के, उन सभी बदलावों को किसी न किसी प्रकार से बदलावों में कमी लाना है। तो एक इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एक प्रक्रिया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया को थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने के लिए इस विश्व पर्यावरण दिवस के मेज़बानी को हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है उसको दिया गया है। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी हर किसी न किसी राष्ट्र को हर साल मिलती है। पंजाब के लांगियाना गांव के पास मिग 21 विमान हादसे में शहीद हुए पुसार गांव के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को आखिरकार शहीद का दर्जा मिल ही गया। मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक सहेंद्र सिंह रमाला ने मेरठ में शहीद के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। बता दें कि छपरौली से बीजेपी विधायक सहेंद्र सिंह रमाला ने इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की थी, जिसके बाद सीएम योगी ने उन्हें जल्द ही शहीद का दर्जा और परिजनों को आर्थिक मदद दिए जाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद विधायक सहेंद्र सिंह रमाला मेरठ स्थित शहीद के आवास पर पहुंचे और शहीद के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 50 लाख का चेक सौंपा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक मार्ग का नाम शहीद अभिनव के नाम पर बनाने का भी आश्वासन दिया।
महोबा में अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान को दबंगों ने कुर्सी से हाथ खींचकर जमीन पर बैठा दिया। उन्होंने कहा कि तुम दलित हो, हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नथुपुरा गांव का है। यहां की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सविता देवी का आरोप है कि वो जून को गांव में जिले के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़ी थी। इसी दौरान रामू राजपूत समेत 10 से ज्यादा लोग पंचायत भवन पहुंचे और उनके साथ अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। दबंगों ने सविता देवी का हाथ पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार दिया। उसकी शिकायत पुलिस को दी गई। तो वहीं सीओ राम प्रवेश राय ने बताया कि महिला ग्राम प्रधान की तहरीर पर शहर कोतवाली में 4 नामजद समेत 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हरदोई में 2 अलग अलग मारपीट का मामला सामने आया है। शहर के नुमाइश चौराहे पर युवक की जमकर पिटाई की गई। हालांकि पिटाई के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो वहीं दूसरी ओर बिलग्राम के दुर्गागंज में महिला की जमकर पिटाई की गई। घर में घुसकर दबंग युवक ने महिला को जमकर पीटा। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। पिटाई के दोनों वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पहला वीडियो है जिसमें एक युवक को पीटा जा रहा है। जबरदस्ती कॉलर पकड़कर यहां पीटा जा रहा है उसे। तो वही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आखिर महिला को किस तरीके से दबंग पीट रहे हैं, बुरे तरीके से पीट रहे हैं। तो बाराबंकी के असंद्रा क्षेत्र के मजरा कैठैया गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जहां पर प्रधान समर्थकों पर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि प्रधान के पक्ष में वोट नहीं देने पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इस मारपीट में महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई है। बाराबंकी का यह मामला है। प्रधान समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। प्रधान के पक्ष में वोट नहीं देने पर मारपीट का आरोप। आगरा के रुनकता में यमुना नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए हैं, जिनमें से 2 बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है और बाकी एक बच्चे की तलाश जारी है। बता दें कि तीनों बच्चे नहाने के लिए यमुना नदी में गए थे और डूब गए। लोगों ने बच्चों की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 बच्चों के शवों को बरामद कर लिया है और एक की तलाश अभी जारी है। आगरा के थाना हरि पर्वत के लंगड़े की चौकी इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी ससुराल वाले आए दिन दहेज की मांग करते हुए उनकी बेटी के साथ मारपीट किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस ने शिकारपुर तिराहे के पास ईंट भट्टे पर तैयार हो रही अवैध शराब को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। ईंट के भट्टे पर तैयार हो रहे थे अवैध शराब, लेकिन शराब के साथ पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर देहात के रसूलाबाद ब्लॉक परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद खाली पड़ी सीटों के लिए जिले में नामांकन हो रहा है, जहां पर ग्राम पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन हो रहा है। इसके अलावा उपचुनाव के लिए भी लोगों ने पर्चे दाखिल किए हैं, जहां इस तेज धूप में घंटों कतार में खड़े होने के बाद नामांकन करा रहे हैं। इन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी छांव का इंतजाम नहीं किया गया है और लोग मजबूर हैं और यहां पहुंचकर नामांकन कर रहे हैं। तो उपचुनाव के लिए भी लोगों ने पर्चे दाखिल किए हैं। खाली सीटों के लिए जिले में नामांकन हो रहे हैं और इसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। यहाँ लोग धूप में खड़े होकर नामांकन दाखिल करने को मजबूर हैं। लखनऊ के नखास मार्केट में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान लाखों का नुकसान भी हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस दुकान में आखिर कितनी भीषण आग लगी है। लखनऊ में इसमें आग लगी है दुकान में। लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मार्केट में यह आग लगी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।